वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नमामि गंगे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट जिनका आज लोकार्पण किया गया। इन प्रोजेक्टों के जरिए गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर काम किया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों के लिए योजनाएं किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक गंगा की स्वच्छता के लिए कितनी ही योजनाएं बनी है, लेकिन गंगा दूषित ही रही। ऐसे में इन योजनाओं के जरिए गंगा कितनी निर्मल पावन हो पाएगी, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। इसी पर आज हम सभी मेहमानों से वार्ता करेंगे कि आखिर क्या वास्तव में गंगा जो है वो वास्तव में गंगा रहेगी। जी हाँ, बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत अहम विषय है। आज की चर्चा इसी पे है, जाइएगा नहीं। इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में गंगा की निर्मलता और स्वच्छता कायम करना रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में निर्मल गंगा के लिए एक साथ कई प्रोजेक्टों का लोकार्पण बहुत महत्व रखता है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि राज्य क्षेत्र में प्रतिदिन गंगा में गिरने वाले 15 करोड़ लीटर से अधिक दूषित पानी को रोका जा सके। गटर, नाले, नालियों, फैक्ट्रियों, कारखानों से बहते दूषित पानी गंगा में आकर मिल जाता है। सरकार के प्रयास से ऐसे कई दूषित नालों को बंद भी कराया गया है, लेकिन गंगा का जल पूरी तरह साफ सुथरा करने के लिए किसी ऐसे ही बड़े अभियान की जरूरत थी। उत्तराखंड गंगा यमुना का उद्गम स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया है। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इससे मां गंगा की निर्मलता और जो प्रदूषण की जो संभावना रहती है वो निश्चित रूप से कम हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी है कि मां गंगा हमारे सांस्कृतिक वैभव और आस्था से जुड़ी है, साथ ही आधी आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध करती है। नमामि गंगे मिशन नई सोच के साथ शुरू किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा नदी संरक्षण अभियान है। यह जानना भी जरूरी है कि उत्तराखंड में 6 सालों में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को 4 गुना कर दिया गया है। नालों को टैप किया गया है। केवल उत्तराखंड को ही लें तो सैकड़ों घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही रिवर फ्रंट भी बनकर तैयार है। गंगोत्री में हो या फिर धर्मनगरी हरिद्वार में, गंगा की निर्मलता के लिए हर जगह ध्यान दिया गया है। खासकर धर्मनगरी हरिद्वार में बनने जा रहे गंगा म्यूजियम से आने वाले लोग गंगा से जुड़ी विरासत को समझ पाएंगे। पीएम के नेतृत्व में गंगा के निकटवर्ती पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर फोकस किया जा रहा है। सरकार गंगा किनारे जैविक खेती और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। यह शुरू से ही देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील रहे हैं। केदार धाम के सौंदर्यीकरण से लेकर चारों धामों को आकर्षक सुविधायुक्त बनाने का प्रयास हो, या फिर पहाड़ों में रेल दौड़ाने की योजना हो, या फिर ऑल वेदर रोड, हर तरह से वह उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की लखवाड़ जैसी बंद पड़ी परियोजना को शुरू करने की दिशा में उनकी पहल रही है। टूरिज्म, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में केंद्र अपनी मदद कर रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड की नई प्रतिभाओं को अहम पदों पर जिम्मेदारी दी गई है। माना जाना चाहिए कि पीएम का एक छोटे राज्य के प्रति फोकस रहा है और वह इस पहाड़ी राज्य को आगे बढ़ाकर देश की प्रगति और उत्थान की कल्पना करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज हरिद्वार से। आपका स्वागत है। हमारे साथ उज्जवल पंडित हैं जो प्रतिनिधि हैं गंगा सभा हरिद्वार से, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ पद्म श्री कल्याण सिंह रावत जी भी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा उज्जवल पंडित आपके पास, क्योंकि आप गंगा सभा के प्रतिनिधि भी हैं। कैसे देखते हैं आप जिस तरह आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं लगातार गंगा को लेकर, और नमामि गंगे हो या जल शक्ति की बात हो या गंगा जल की बात हो या गंगा की बात हो, लगातार हर बार चर्चा में रहता है, हर ओर इस पे काम होता है और बड़े बड़े मैं कहूँगा बजट इसके लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से अब काम हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि गंगा सभा से ज़्यादा अच्छे से कौन बता पाएगा इस गंगा के बारे में। जी उज्जवल।
पहले तो आप सभी का मैं माँ गंगा के पवित्र हरिद्वार से, और संध्या का समय, आरती का समय हो रहा है, इस समय आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और बहुत आपने अच्छा विषय लिया है। आज ये सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये शब्द कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा का बेटा बनते हुए उन्होंने जितनी जिम्मेदारी और जितनी गंभीरता के साथ सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में जो कार्य धरातल पर दिखने चाहिए थे वो धरातल पर शुरू हुए और दिख रहे हैं, तो गंगा सभा से ज्यादा तो प्रसन्नता किसी को हो भी नहीं सकती, क्योंकि श्री गंगा सभा सिर्फ एक आतिथ्य की प्रतिनिधि नहीं है। इस माँ गंगा के हरिद्वार के तट, माँ गंगा के रूप में, माँ गंगा के पुत्रों के रूप में गंगा सभा के प्रतिनिधियों की और तीर्थ पुरोहितों की पहचान होती है। आज प्रधानमंत्री जी ने अभी तो हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए, यहाँ बद्रीनाथ हो, चाहे मुनि की रेती हो, चाहे हरिद्वार में जगजीतपुर में हो, तमाम योजनाओं का उद्घाटन ये जता दिया है कि आने वाले कुंभ में जो अविरल गंगा, निर्मल गंगा मिलेगी, और जिसका संकल्प और जिसकी लड़ाई एक लंबे समय से हम लोग लड़ते आ रहे थे। और आपको मैं बता दूं, श्री गंगा सभा का गठन भी सिर्फ और सिर्फ जो गंगा के ऊपर बांध बनाने की योजना अंग्रेजी हुकूमत द्वारा की जा रही थी, उस आंदोलन का जो एक संगठन रूप था, उस रूप को नाम श्री गंगा सभा दिया गया। तो गंगा सभा का उद्देश्य ही गंगा की रक्षा करना, गंगा भक्तों को सुविधाएं देना, गंगा भक्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना, और गंगा में होने वाली जो लोग अस्वच्छता फैलाते हैं, जो गंगा के प्रति जो गलत भावना रखते हैं, उनको सचेत करते हुए जागरूकता बनाना। हम लगभग 15 वर्ष से भी अधिक हो गए जो गंगा आरती का समय है, उस आरती से पूर्व हम लोग दोनों हाथ उठाकर संकल्प दिलवाते हैं कि हम गंगा को अस्वच्छ भी नहीं करेंगे, गंगा को किसी भी प्रकार का मैला नहीं करेंगे, और ना ही किसी को करने देंगे। इस बात की सौगंध वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे प्रणब मुखर्जी जी रहे हैं, उनके अलावा योगी आदित्यनाथ जी और त्रिवेंद्र सिंह जी, जितने भी मुख्यमंत्री के अलावा सभी लोग इस बात के गवाह रहे हैं कि उन्होंने शपथ ली है, और इस बात का कार्य गंगा सभा एक लंबे समय से करती आ रही थी। उस उद्देश्य को, संकल्प को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमें लगता है कि पूरा करने का काम किया है। लेकिन क्या करें कि लोग हैं कि मानते नहीं, हम लोग लगातार जिस तरह आवाज उठती रही है कि गंगा को मैला मत करो, ये माँ है, देख लो। लेकिन अब जिस तरह से काम हो रहा है, लग रहा है कि वास्तव में अब कुछ होगा। और हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी भी हैं। स्वामी जी, आज जिस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि गंगा अपने आप में जिस तरह से मैं कहूँगा आस्था का भी प्रतीक है, हमारे जीवन का भी प्रतीक है, और बहुत कुछ बातें गंगा हमें सिखाती हैं। तो ऐसे में जब आज इस तरीके की बातें हो रही हैं, इस तरीके की घोषणाएं हो रही हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये इसलिए भी एक विशेष है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे बढ़कर जिस तरह जल शक्ति मंत्रालय को एक नाम दिया, जल शक्ति, और जल जीवन संचय, बहुत सारे चीजें वो लेके आए। आज आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, क्या वास्तव में आने वाले दिनों में गंगा स्वच्छ, सुंदर, साफ, निर्मल लगेगी? जी हाँ, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर विषय को उठाया है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। गंगा हमारा जीवन है, गंगा हमारी आधार है, गंगा पूरे विश्व की पहचान है। गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा भक्तिदायिनी है, गंगा पावनदायिनी है। समस्त चराचर प्राणियों के कल्याण के लिए धरती में गंगा आई, और आज गंगा का महत्व तो बहुत बड़ी बात है कि हम गंगा के महत्व को समझ रहे हैं। और इस बात के लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक संकल्प लिया। देखिए, ये तो सरकार की व्यवस्था, सरकार कार्य केवल सरकार प्रेरणा देती है, सरकार केवल प्रारंभ करती है, परंतु इसको स्वच्छता रखने का काम हमारा है। कहीं ना कहीं जनमानस को गंगा के प्रति आस्था जागृत करना पड़ेगा, गंगा के प्रति अपने आप को जगाना पड़ेगा, तभी जाके गंगा पावन बनेगी।
केवल देश के प्रधानमंत्री आके देश के प्रधानमंत्री ने तो ये आपको एक परियोजना दे दिया है, उन्होंने एक संकल्प दे दिया, एक नारा दे दिया कि हमारी गंगा को पवित्र करना है, गंगा को निर्मल करना है। परंतु हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, जनमानस का क्या उत्तरदायित्व बनता है, श्रद्धालुओं का क्या उत्तरदायित्व बनता है। मैं एक बात छोटी सी निवेदन करना चाहूँगा, ये तो भारत की गंगा है और ये तो हमें मोक्ष प्रदान करने वाली साक्षात माँ गंगा है। हमने विदेशों में देखा, यूरोप में, अमेरिका में देखा, समुद्र के किनारे में भी जरा सी कोई कूड़ा कंकड़ वहाँ कभी कोई डालता है तो उसमें तत्काल एक्शन होता है और तत्काल वहाँ पे जो है उसकी नोटिस उसके पास आता है और उसको वहाँ पेनल्टी देना पड़ता है। जब तक हमें स्वयं को जगाना है, हमें अगर भारत की सरकार ने गंगा की निर्मलता के लिए इतना काम किया है कि हिमालय गंगा सागर तक स्वच्छता के लिए नमामि गंगे के घाट बना रखा है, प्लान बनाकर एक समिति बनाकर देश ने बहुत कुछ किया है और इस सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, इसके लिए धन्यवाद। परंतु मेरा ये निवेदन है, केवल भारत के जनमानस को नहीं, पूरे विश्व से आने वाले चीज़ें आपके द्वारा बताई जा रही है अपने आप में खास है, लेकिन बहुत हम फिर यही कहेंगे कि बहुत बड़ा प्रयास है और लगातार कई वर्षों से ये प्रयास चल रहे हैं कि गंगा निर्मल हो, गंगा स्वच्छ हो, गंगा जो जल है वो वास्तव में सबके लिए अमृत है। और हमारे साथ पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी भी हैं। कल्याण सिंह रावत जी, आप तो बहुत सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और आपने जितना कार्य किया है वो सबको बताया कि कितना कार्य आपने पूरे पहाड़ पर किया है। अगर आप देखें उत्तराखंड तो अपने आप में मैं कहूँगा कि हर चीज़ को समाये हुए है, देवभूमि से कहा गया, और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का लगाव उत्तराखंड को लेकर दिखता आ रहा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उत्तराखंड हर बार हमेशा आप देखें लगातार, आप चाहे केदारनाथ की बात करें, आपदा के बाद वहाँ जिस तरह से कार्य हुआ, और अब नमामि गंगे या जल शक्ति में ये जो कार्य हो रहे हैं, और आने वाला कुंभ भी अब की बार बड़ा खास होगा क्योंकि वैसे भी पूरा विश्व कोरोना से परेशान है। ऐसे में कुंभ किस रूप में होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले इस तरीके की योजनाएं आनी और वास्तव में जिन चीज़ की आवश्यकता है, आखिर नमामि गंगे में गंगा सफाई कैसे हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं परियोजनाएं इस तरीके की लगनी चाहिए थी। उसे लेकर आपको क्या कहना है और कैसे देखते हैं आप इन घोषणाओं को? जी आप बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके दिल में इस देवभूमि के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है, आस्था है, और यही कारण है कि केदारनाथ के लिए जो उन्होंने अपनी जो विचार व्यक्त किए कि केदारनाथ धाम को किस तरह से बनना चाहिए, अब बद्रीनाथ की तरफ वो काम कर रहे हैं, और साथ में गंगा के लिए, उसकी निर्मलता के लिए, उसके लिए जो काम किए गए हैं, ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड देवभूमि के प्रति एक समर्पण का भाव प्रकट करता है। इसके लिए हम सारे देवभूमि के लोग उनके आभारी हैं, ऋणी हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और कई सहायक नदियों को लेकर के आगे बढ़ती है। इसमें आपके कई नदियां हैं, मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, पिंडर है, कई सारी नदियां मिलती हैं, ग्लेशियरों का पानी इसमें आता है और इसके बाद जो हरिद्वार से आगे निकलती है तो फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। लेकिन जहाँ तक मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, यहाँ के लोगों की गंगा के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। यहाँ के लोग गंगा को पूजते हैं, माँ की तरह पूजते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों ने गंगा को हमेशा निर्मल ही रखा है। और थोड़े से अगर इसमें अभी इस बीच के दशकों में अगर थोड़ी गंदगी आई है तो ये उन कारणों से आई है कि जो बहुत सारे पर्यटन स्थल हमारे हैं, जो बहुत सारे बद्रीनाथ केदारनाथ के जो हमारी यात्रा मार्ग हैं, उनमें जब बहुत सारी संख्या में यात्री आ जाते हैं, उसके बाद उनके लिए वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो वो सारा कचरा गंदा सब नदी में जाता है, जिससे गंगा प्रदूषित हो जाती है। लेकिन अभी ये अभी कुछ वर्षों में जो घाट बने हैं, जो पानी को, जो सीवेज के पानी को शुद्ध करके फिर गंगा में छोड़ा गया है, और कई जगह नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग है, इन प्रयागों को बड़ा शुद्ध किया गया है और एक निर्मल धारा के रूप में जो गंगा आगे बढ़ रही है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
और ये हम उत्तराखंड वासियों का भी एक संकल्प हो जाता है, एक हमारा कर्तव्य भी हो जाता है कि हम इस गंगा को कम से कम उत्तराखंड से आगे हम निर्मल बना करके भेजें, इसको गंदगी से मुक्त करके भेजें और यहाँ वो काम करें जो गंदगी नदी में ना आने पाए। सबसे बड़ी बात है कि नदियों के लिए, घाटों के लिए और कई सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए काम हो रहे हैं। यही बोली कि हमारा भी ये कर्तव्य है, जिस तरह कल्याण सिंह रावत जी कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी अपनी भी होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमारा व्यवहार कैसा है, क्या वास्तव में हम गंगा को निर्मल कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि अपने से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे साथ पूर्व मंत्री उत्तराखंड सूरवीर सिंह सजवान जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सजवान जी। और आप तो खुद ही सिंचाई मंत्री रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप गंगा को लेकर, और जो अब इस तरीके की जब योजनाएं आती हैं, क्योंकि एक बहुत आप बड़ी बारीकी से, आपका क्षेत्र भी वही रहा है, वहीं पे सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप सजवान जी? और क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह से जब जो बात कल्याण सिंह रावत जी ने बोली कि हमारे भी बहुत सारे फर्ज हैं, हमारे लोगों के भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सरकारें ही करेंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम खाली ताली बजाने के लिए तो है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं तालमेल वो भी जरूरी है। और पक्ष विपक्ष कहते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा रहते हैं। जी देखिए सजवान जी, गंगा हमारी माँ है। गंगा मैया के रूप में हम सब लोग गंगा मैया को पुकारते हैं और गंगा को पूरे विश्व में ये माना जाता है कि गंगा जीवनदायिनी भी है, क्योंकि लोगों के पेट भरने के लिए गंगा का जो पानी है वो किसानों को मिलता है। तो गंगा जीवनदायिनी भी है, गंगा मोक्षदायिनी भी है, और गंगा के प्रताप से पिछले 70 वर्षों में जो जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं और उन जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से जितने देश के कल कारखाने चले हैं, उन कल कारखानों में जो करोड़ों लोगों के हाथों को काम मिला है, तो गंगा मैया रोजगार दायिनी भी है, जीवन दायिनी है, रोजगार दायिनी है और मोक्ष दायिनी है। गंगा मैया को हम सब प्रातः उठकर प्रणाम करते हैं। और नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। जब जब जिन जिन सरकारों ने गंगा के सफाई अभियान के लिए संकल्प लिए, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। किंतु और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, और अभी उनके मंत्री महोदय ने ये कहा कि 7,000 करोड़ रुपया इस पर अब तक खर्च हो चुका और करीब 29,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बन रही हैं। आप हम सब जानते हैं, और जो गंगा के तट पर रहते हैं वो तो बात बहुत बखूबी जानते हैं कि गंगा कितना स्वच्छ बनी है। गंगा की स्वच्छता के बारे में बहुत प्रश्न चिन्ह लगता है। गंगा मैया सबका उद्धार करती है, और उसके बावजूद गंगा के तट पर बसे लोग जहां जहां भी जागरूक नहीं हैं, बड़े बड़े होटलों का निर्माण हुआ है, बड़ी बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से भी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी, बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी से भी, कि गंगा के तट पर कितना ध्यान दिया गया है कि गंगा में गंदे नाले न डाले जाएं। सिविर लाइनें कहाँ जा गई हैं, सिविर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बने हैं, और ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ जहाँ बनाए गए हैं उनका निरीक्षण नहीं किया गया है। और वो खरबों रुपया इस पर खर्च हो चुका अब तक, पर किसी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया। किसी ऐसे व्यक्ति को जो गंगा में सिविल लाइन डाल रहा हो
उसको जेल नहीं भेजा गया है। और अगर ऐसा हो गया होता, क्योंकि जब तक सख्ती से काम नहीं लिया जाएगा, सरकारें इस पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाती, तब तक ये सब बातें खोखली रह जाएंगी। और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, एक व्यक्ति नहीं, सब जिम्मेदार हैं। सबका सहयोग चाहिए, जन जन का सहयोग। आपकी सही है कि बहुत सारी चीजें हैं। सजवान जी, मैं आपकी बात को रोकते हुए एक सवाल आपसे कि ये बात ठीक है कि बहुत सारी चीजों में बहुत पैसा भी लगा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। सजवान जी, बहुत सारी चीजें हुई हैं और निरीक्षण की बात भी ठीक है और कड़ा दंड नहीं दिया गया, ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन जिस तरह से अब इस तरीके की शुरुआत हुई है, एसटीपी प्लांट की ही बात हो रही है और ऋषिकेश, हरिद्वार और सब जगह ये सारी चीजें जो हैं, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? क्या वास्तव में अगर एसटीपी प्लांट या और भी इस तरीके की कोई योजनाएं आती हैं तो वास्तव में क्या गंगा स्वच्छ निर्मल हो जाएगी? जी, मैंने कहा कि जब कोई सरकार वही सफल मानी जाती है जो दंड और पुरस्कार दोनों की व्यवस्था करे। जहां लोग अच्छा काम करें वहां पुरस्कार दिया जाना चाहिए, और जहां लोग सरकार की बात को नकारते हैं, सरकार की बात को नहीं मानते हैं, वहां सरकार को सख्ती से दिखानी पड़ेगी। तब तक योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने आप में समाप्त हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने अगर कहा है, और वो तो उत्तराखंड में उन्होंने जवानी के दिन कुछ काटे हैं यहाँ, तो उनको भी रुचि है। पर आपको याद होगा कि जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो मैं हरीश रावत जी को प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस लगन के साथ केदारनाथ की योजनाओं को बनाया, केदारनाथ के क्षेत्र की जनता जानती है, पूरा रुद्रप्रयाग क्षेत्र की जनता जानती है कि उनका ध्यान सुबह और शाम उसी पर था। और आज केदारनाथ के लोग, आज बद्रीनाथ के लोग हों, आज रुद्रप्रयाग जिले के लोग हों, आप चमोली के लोग हों, वो हर व्यक्ति हरीश रावत को और कांग्रेस को याद करता है। मैं जो आगे और योजनाएं बनाएंगे, चाहे वर्तमान सरकार बनाए और चाहे आने वाली सरकार बनाए, जब तक गंगा की सुरक्षा नहीं की गई, जब चारों तरफ तट पर, गंगा के तट पर चारों तरफ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई एक रत्ती मात्र कूड़ा गंगा जी में न डाले। और आज तो सब धर्म के नाम पर और हजारों दिए जलाए जा रहे हैं, और वो क्या नाम कहते हैं, उसको गंगा जी में बहाया जा रहा है। ये क्या है? आप गंगा माता को प्रणाम करो, उसकी पूजा करो, पर ये जो बहाने का ये जो प्रथा है, ये धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने आज जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और हमारे साथ इसी पे महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जिस तरह कुंभ आ रहा है स्वामी जी, कुंभ को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं और लगातार हर किसी का, हम कहेंगे कि एक कुंभ को लेकर पूरा हर एक के मन में आस्थाएं बहुत बड़ी है। कुंभ को लेकर हर बार कुंभ पे नज़र रहती है, कुंभ के लिए बहुत सारा पैसा भी आता है कुंभ को। उसी दृष्टिगत अगर हम देखें, जिस तरह गंगा म्यूजियम की बात भी हो रही है, तो इन चीज़ों को अगर आप देखें, क्योंकि कुंभ है, कुंभ के अलावा अब गंगा म्यूजियम, उस म्यूजियम से किसी भी चीज़ के लिए गंगा अपने आप में सबके लिए एक बड़ी आस्था का प्रतीक है। ऐसे में हरिद्वार वैसे भी हर व्यक्ति, मैं कहूँगा पूरे विश्व में कहीं भी हो, वो हरिद्वार जाना चाहता है, वो गंगा में डुबकी लगाना चाहता है। ऐसे में गंगा म्यूजियम जिसकी घोषणा हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं और कितना असर वो आने वाले दिनों में हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो हमारे टूरिज्म की बात हो और चाहे वो हरिद्वार के अंदर इस तरीके की चीज़ें बनने से कितना उत्साह, कितनी चीज़ें हमें मिलेगी उसकी बात हो, और या वो गंगा को निर्मल रखने के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि म्यूजियम जो है वो बहुत सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी को बताता है। कैसे देखते हैं आप उसे? जी बहुत सुंदर आपने बात रखी।
मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, गंगा तो आस्था है, गंगा संस्कार है, गंगा की दिव्यता है, और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरे विश्व का हर धर्म का व्यक्ति यहाँ आना चाहता है। और यदि सरकार विजन के रूप में अगर इसे दर्शाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, इसके विकास तो होता आया है। देखिए, जब 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है, और इन 6 साल में और 12 साल में हरिद्वार के लिए इतना बजट केंद्र सरकार देती है, यदि वो सारा पैसा यदि व्यवस्थित तरीका से लगे यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये स्वर्ग नजर आएगा। ठीक है, परंतु कहीं न कहीं व्यवस्था के कारण हरिद्वार के कुंभों में बड़े पैमाने में कुंभों की व्यवस्था होती है, और उसमें पूरे विश्व के, केवल भारत के नहीं, विश्व के लाखों में करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसमें कहीं न कहीं व्यवस्था की आवश्यकता गवर्नमेंट भी करती है, संस्थाएं भी करते हैं, अखाड़ा भी करते हैं, हम सब करते हैं, आप सब करते हैं, और हम सब लोग यथाशक्ति सब लोग व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था होती आई है। जैसा जैसा विकास होता गया वैसे वैसे व्यवस्थाएं बनती गई। अब देखें, मैं 5वां कुंभ देखने जा रहा हूँ हरिद्वार का 2011 में, और मैं इन 5 कुंभ में, ये 2010 के कुंभ में महामंडलेश्वर बना, अब ये मेरे लिए हरिद्वार का दूसरा कुंभ है। परंतु कोरोना नाम की महामारी के वजह से जो तैयारियां इलाहाबाद में थी, जो तैयारियां प्रयाग में थी, जो तैयारियां नासिक में थी, वो तैयारियां तो हो नहीं पा रही, क्योंकि जो हम जानते हैं कि ऐसे महान संकट में हम घेरे हुए हैं, जो कोरोना नाम के संकट से हमारे ऊपर एक ग्रहण लगा हुआ है। फिर भी मैं समाचार के पत्रों के माध्यम से, अखाड़ा परिषद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, व्यवस्थाएं चल रही है, व्यवस्थाएं हो भी रही है, परंतु जैसा जैसा परिस्थिति होगा उसी प्रकार से कुंभ होगा। देखिए, तो आस्था का विषय है, चाहे इसमें सरकार किस पैमाने में, किस परिस्थिति में, कैसी व्यवस्था में व्यवस्था कराएगी, परंतु अखाड़ा परिषद तो इसमें स्नान करेगा और कराएगा, ये तो हमारा उत्तरदायित्व है। और ये तो देखिए, शास्त्र में लिखा, सत्याम चक्रु प्रियाम सर्वे ससुरा सुरमानवा रूपोदार्य वयो वर्णा महिमा क्षिप्त चेतसा। जब वो समुद्र मंथन हुआ था, वहां से अमृत निकला था, तो उस समय जो अमृत लेके भगवान स्वयं जा रहे थे स्वर्ग की ओर, जो उसमें जो बूंद पड़े थे, उन बूंदों के उसी नक्षत्र, उसी घड़ी, उसी पल पर हम कुंभों के शाही स्नान करते हैं। वो तो निश्चित है कि स्नान होगी, परंतु कोरोना के कारण से अब कितनी जन समुदाय का यहाँ आना होता है, या कैसे यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगती है, वो तो एक अलग विषय है। परंतु मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, सरकार अभी तक व्यवस्था अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, और उसको करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, प्रयास चल रहा है, प्रयास करने भी चाहिए। जरूर है कि कुछ ना कुछ कमियां दिखती रहती हैं, और वो हर जगह होता है। जाइएगा नहीं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गंगा की। जी हाँ, गंगा, स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, सुंदर गंगा जी। और इसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा उज्ज्वल पंडित जी आपके पास, कि जिस तरह से आज भी इस बात को कहा जाता है कि जो हमारे अपने हित होते हैं, एक सहयोग होता है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, और उसको सफलतापूर्वक, उसको हम कहेंगे अपने जो उसकी दिशा रहती है और उसका जो पूरा एंड होता है वहाँ तक ले जाने के लिए एक जन सहयोग भी होता है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, गंगा को स्वच्छ रखना, सुंदर रखना, उसके लिए जन सहयोग की मांग भी हुई है। लगातार प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इसमें जन सहयोग चाहिए। ऐसे में जब जन सहयोग की बात होती है तो बहुत सारे हित हमारे अपने होते हैं, और अगर हम देखें स्थानीय स्तर पर वो हित बहुत ज़्यादा आड़े आते हैं। उसमें राजनीति भी है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके, जैसे कि अभी बोला गया है, जैसे सुरवीर सिंह सजवान जी ने भी बताया कि जो होटल हैं, जो धर्मशालाएं हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर बड़े सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में अब जब बात होती है गंगा की कि गंगा स्वच्छ करेंगे, तो जन सहयोग कितनी बड़ी, मैं कहूँगा, उसकी ज़रूरत है उस कार्य को पूरा करने के लिए। जी उज्ज्वल जी। उज्ज्वल जी। मुझे लगता है संपर्क टूट गया है उज्ज्वल पंडित जी से। और हमारे साथ पद्म श्री कल्याण सिंह रावत जी भी हैं। मैं उनसे, आप देखेंगे लगातार, क्योंकि आप तो बहुत सारे आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन आपके सामने रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है। जन सहभागिता
ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। और किसी भी, मैं कहूँगा किसी भी ऐसे, ये भी एक आंदोलन ही है गंगा को सफाई करने के लिए। नमामि गंगे की बात हो या जल संचय की बात हो, इसमें सब में जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखें कल्याण सिंह जी की, जब बात आती है जन सहभागिता की, बहुत सारी चीज़ों में हमारे अपने हित, उसके अलावा राजनीतिक जो उठापटक है और राजनीतिक जो हित हैं वो भी सामने आते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जन सहभागिता कितनी ज़रूरी है आपसे ज़्यादा कौन जानेगा। तो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला है कि इसमें भी जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है गंगा को निर्मल रखने के लिए और उसको स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए। जी, आपने सही बात कही। जन सहभागिता से बिना कोई काम नहीं हो सकता है और जन सहभागिता के द्वारा ही हम अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं। गंगा की निर्मलता की जहाँ तक हम बात करते हैं, इससे पहले जब कुंभ हुआ था 2012 में, उस समय ये बात सामने आई थी कि जब तक हम पूरे लोगों को, बच्चों को गंगा से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम गंगा के हमारे जो चलाए जा रहे काम हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। और उसमें एक नई चीज़ सामने आई थी कि स्पर्श गंगा करके, और स्पर्श गंगा करके हमने लाखों बच्चों को, उस समय स्कूल के बच्चों को गंगा से जोड़ा था। और उसके प्रति हमने गंगा के जहाँ भी गाड़ गदेरे, जो छोटी छोटी नाले आते हैं जो गंगा को पोषित करते हैं, वो सारे गंगा के भाग हैं। केवल गंगा गंगोत्री से निकलती है और चली जाती है, ये केवल गंगा नहीं है। गंगा हजारों जो छोटे छोटे गाड़ गदेरे उनको लेकर के जो जाती है, तब जाकर के उसका एक बहुत बड़ा रूप बनता है, तब वो आगे बढ़ती है। तो हमारा उसमें छोटे छोटे गाड़ गदरे हैं जिनसे जुड़े हुए गांव हैं, उन गांव का पानी भी गदरों में आता है। वो गदरे भी कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहे हैं, उन प्रदूषित गदरों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। और वही गदरे जो हैं बाद में जाकर के गंगा को पोषित करते हैं। अगर केवल गंगोत्री से जो गंगा निकलती है तो मात्र केवल गंगा का पानी, अगर उसमें और गाड़ गदेरे न मिलें, मध्य हिमालय के छोटी छोटी नदियां न मिलें, तो मेरे ख्याल से वो गंगा फिर देवप्रयाग से आगे भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन वो तब जिंदा है जब उसमें जंगलों से निकलने वाली नदियां, छोटे छोटे गाड़ गदेरे जो हमारे उनसे निकलते हैं, तब जाके गंगा का विशाल रूप बनता है। और उस समय हमने स्कूल के बच्चों को, लोगों को जोड़ करके जगह जगह गंगा में जाकर के सफाई की थी और एक बहुत बड़ा काम किया था। तो एक लगा था कि वास्तव में गंगा के प्रति लोगों ने एक बहुत बड़ा आस्था जागृत हुई थी और वो धीरे धीरे वो चलता गया वो काम। आज भी लोग जो हैं गंगा जहाँ भी जाते हैं गंगा की सफाई करते हैं और गंगा के प्रति नतमस्तक रहते हैं। आज सबसे बड़ी बात जो अभी आई थी, हमारे माननीय सजवान जी ने भी कई बात की कि आज इतने संयंत्र बन रहे हैं। बात है कि जो एसटीपी प्लांट की बात हुई है, कल्याण सिंह जी, जो एसटीपी प्लांट जिसके लिए कहा जा रहा है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस तरीके की परियोजनाओं को, इस तरीके के प्लांट को गंगा को निर्मल रखने में? जी नहीं, प्लांट बनते हैं अगर हमारे आज छोटे छोटे जो हमारे कस्बे थे वो भी अब शहर बन चुके हैं, वहाँ भी बड़े बड़े होटल बन चुके हैं, उनके बड़े बड़े जो गंदा पानी है वो सब नदी में आ रहा है। कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ उसके लिए प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है। जो बड़े बड़े प्लांट बने हैं, बन जाते हैं और उसके बाद ये काम करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद इनका प्रबंधन सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम उसको प्रबंधन कैसे करें, जन सहभागिता को उसमें जोड़ा जाए और जो वो कभी खराब होते हैं तो उनके तुरंत उनको ठीक किया जाए। इसके लिए भी काम किया जाना चाहिए, इसके लिए भी बजट रखा जाना चाहिए कि ये संयंत्र लगातार काम करते रहें, ये कभी बंद ना हो, इनका प्रबंधन ढंग से हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम किसी चीज़ को तो स्थापित कर देते हैं, लेकिन स्थापित करने के बाद उसको प्रबंधन सबसे बड़ी चीज़ होती है, तभी चीज़ वो काम कर सकेगी। तो इस प्रबंधन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये सारे योजनाएं चल रही हैं, इसमें इन छोटे छोटे गाड़ गदेरों के का भी प्रबंधन जोड़ा जाना चाहिए। यानी गांव के लोगों को, एक क्षेत्र के गांव जो गदेरे से या गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी एक समिति बने, वो उन गदेरों को भी साफ सुथरा रखने के लिए काम करें और तभी तो गंगा स्वच्छ हो पाएगी।
तो इसलिए ये सब कुछ देखा जाना चाहिए। तो ये मैं अभी आप जो बात कर रहे थे कि जो संयंत्र बने हैं उनको कितना किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कितने कारगर होंगे, ये तभी कारगर होंगे जब उसका कहीं ना कहीं प्रबंधन ढंग से होगा, लोग उसको समझेंगे, उसकी सामुदायिकता के जन सहभागिता के कारण सरकारों को भी ये ध्यान देना होगा कि योजनाएं लगा देने के बाद उसका रख रखाव सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगा देने के बाद क्या उसका रख रखाव उस तरीके से हो रहा है, क्या उसकी मॉनिटरिंग आपकी प्रॉपर हो रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं। उज्जवल पंडित जी, अगर हम बात करें, एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये भी है कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र से आती हैं, राज्य स्तर पर बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, फिर वो मैं कहूँगा उन पे कार्य शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो रुकावटें हैं वो बहुत आती हैं और बहुत सारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। कैसे देखते हैं वहाँ पर इस चीज़ को? और अभी भी जैसे बहुत सारे सवाल हरिद्वार के अंदर खड़े थे कुंभ को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ों में जो प्रशासनिक रुकावटें हैं और कुछ अधिकारियों के रवैये ऐसे रहते हैं कि ये कार्य क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको उसकी जगह उसमें भी बहुत सारी चीजें अपने हित दिखने लगते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बहुत जायज भी है और ऐसा कई चीजों में देखने में आया भी है, चाहे इसमें राजनीतिक प्रभाव कह लें, सामाजिक प्रभाव कह लें, या कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि जब से मैंने होश संभाला, हरिद्वार के अंदर गंगा के प्रति हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उससे पूर्व हमारे जो बड़े थे, हमारे पिता दादा वगैरह, उन्होंने सभी ने काम किया और गंगा के तटों पर हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। और हर की पौड़ी के बगल में ही जिसे कहें कि मेरा ननिहाल है, मैंने बचपन से उन चीजों को देखा है। वहीं वहां पर वो एक एसटीबी प्लांट है जो कांगड़ा घाट का एसटीबी प्लांट है। जब अन्य सरकारें होती थी तो वहां वो उस एसटीबी प्लांट से जो मल जल है वो गंगा में जाता था। लेकिन उसके बाद जब अब वर्तमान में स्थिति हम देख रहे हैं, वहां से तो दूर, वहां से तो जा ही नहीं रहा है। हरिद्वार के अंदर एक बहुत बड़ा नाला था, कस्ताबान नाला, जो मुझे लगता है राजनीतिक कारणों के कारण वो उसको कभी रोका ही नहीं गया। और उसमें जो कसाई लोग जो पशुओं का वध करते थे, जो दूर हरिद्वार जो नगर है उससे दूर एक ज्वालापुर जगह है, वहां पर ये सारा का सारा सब चीज होती थी। और राजनीतिक कारणों से और व्यवहारिक कारण ये था कि उसको ले जाएं तो कहां ले जाएं, ये व्यवहारिक दृष्टि थी। और राजनीतिक दृष्टि का प्रेशर ये था कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए उसको वहां पर करने नहीं देते थे, ना टेपिंग करने देते थे, ना उसको कहीं और उसकी व्यवस्था करने देते। आज उस जगह को आश्चर्यजनक स्थिति है, वहां पर जो कब्जा था वो कब्जा मुक्त कराया, वहां पर एक बड़ा प्लांट लगा और उस प्लांट के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से नहर से पार करते हुए उसको सराय तक भेजने का काम जो वर्तमान सरकार ने किया है, उसके लिए हम लोग बहुत साधुवाद देते हैं। दिक्कतें सारी हो जाएंगी। आज जिस बात की अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो गदेरे हैं वहां पर क्या है कि कॉलोनियां बननी शुरू, वहां पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, उनका सीवरेज जो है सीधा का सीधा उन नालों और गदेरों में डालना शुरू कर दिया। ये भी बहुत बड़ा कारण गंगा को प्रदूषित करने का रहा। लेकिन मुझे देखने में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज वो अधिकारी नाले में उतरकर उन्होंने जिसका सीवर भी गिर रहा था वो सीवर बंद कराए। यहां तक कि कुछ लोगों से, जो लोग नहीं माने, जो अपने आप को नहीं बाज आ रहे थे, जो अभी सुरवीर सजवान जी कह रहे थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक विषय नहीं कह रहा, कि वो ये कह रहे थे कि सजा देने का काम या ये देने का काम नहीं हुआ, पहले जो हुआ होगा। लेकिन वर्तमान में अधिकारियों ने जिस व्यक्ति के घर का मल जा रहा था उसके हाथ से मल उठवा दिया। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने हरिद्वार के अंदर देखा। जो वहां पर अधिकारी ने, डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जो वहां के अधिकारी थे, और डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने एक काम कराया कि जिस बाज नहीं आने के बावजूद भी उनसे उनका मल उठवा दी कि आपके कारण हो रहा है। आप ये जब इतनी आपको शिकायतें दे दी, नोटिस दे दी, नोटिस के बावजूद भी सख्ताई होगी, लेकिन सख्ताई के साथ साथ प्यार से और व्यवहारिकता से भी होगा। लेकिन मुझे कहने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता था, पूर्व 6 साल में धरातल पे चीजें दिख रही हैं। आज घाट का सौंदर्यकरण है, आज गंगा बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं और जिस तरीके से बातें हो रही हैं उसमें बहुत सारी बातें ये हैं कि गंगा को स्वच्छ कैसे करा जाए, उसके लिए क्या काम होने चाहिए। सुरवीर सिंह सजवान जी, सबसे अहम विषय यही है कि गंगा स्वच्छ कैसे हो, गंगा निर्मल कैसे हो, उसके लिए क्या नया हो सकता है,
क्या हम कर सकते हैं, क्या उसमें जन सहभागिता हो सकती है, सरकारों की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, क्योंकि लगातार गंगा को स्वच्छ करने के लिए सरकारें कोई भी रही हो, हर कोई प्रयासरत रहा है, लेकिन जिस तरह अब की बार बहुत सारी घोषणाएं लगातार उस तरीके की हुई है कि वास्तव में एसटीपी प्लांट की आवश्यकता है, क्योंकि उसी से गंगा स्वच्छ होगी। आप बोलते रहिए गंगा कैसे स्वच्छ होगी। इस तरीके की योजनाएं जगह जगह आनी चाहिए। उसके अलावा एक विषय सबसे अहम और हो जाता है, सूरवीर सिंह सजवान जी, वो है अतिक्रमण, जिसके ऊपर बोलते हुए बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जी, सजवान जी? देखिए, अभी उज्जवल पंडित जी कह रहे थे कि विगत 6 सालों से सब कुछ हो रहा है और सरकारें भी, केंद्र की सरकार, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की सरकार, सारी कुछ देश में जो कुछ हो रहा है उसको कह रहे हैं कि वो 6 साल में जो कुछ हुआ है वो हुआ है। और अभी पंडित जी अभी अपनी उन्हीं की विरोधाभास बात ये थी कि उन्होंने कहा मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी, मेरे परदादा जी भी गंगा के स्वच्छता के लिए प्रयास करते रहे। तो देश आज पैदा नहीं हुआ, ये देश सदियों से चल रहा है और जब से ये चल रहा होगा तब से जो सरकारें रही या जिनका जो अपना कर्तव्य मानते रहे, वो जनता के वो प्रतिनिधि भी अपना काम करते रहे। और घोषणाओं की जहां तक प्रश्न है, घोषणाएं तो इन 6 सालों में इतनी हो गई, कई हजार करोड़ की एक व्यक्ति घोषणा करता है। और मुझे सौभाग्य इस बात का है कि मेरा जन्म देवप्रयाग में हुआ है, जहां गंगा बनती है, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के जहां गंगा बनती है वहां हुआ है। और मैंने जहां तक गंगा जाती है वहां तक की कई यात्राएं की है। मैं पश्चिम बंगाल तक गया हूं, तो मैंने सब जगह देखा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझको एक जिम्मेदारी पंडित नारायण देव तिवारी ने दी थी। मैं सिंचाई मंत्री रहा, मेरा क्षेत्र ऋषिकेश था, और आप ऋषिकेश जाकर के हम स्वयं देखें कि मैंने गंगा के तट पर इसी दृष्टिकोण से मैरीन ड्राइव का निर्माण करवाया। मैंने दत्तात्रेय घाट से लेकर तमाम घाटों का निर्माण करवाया ताकि गंगा स्वच्छ रह सके। आज सुबह जब लोग सुबह गंगा के तट पर आस्था पथ पर चलते हैं तो लोग आशीर्वाद देते हैं मुझको। और मैंने हरिद्वार से लेकर और गंगा का जहां उद्गम स्थल है वहां तक बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाई। जब तक योजनाएं नहीं बनाई, अभी कल्याण सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनका अनुभव इस प्रकार का है, उन्होंने कहा कि जो हजारों गार्ड गधेरे आते हैं, आप भी इस बात से सहमत होंगे, तो ट्रीटमेंट तो वहां सब जगह होना चाहिए। उन छोटे छोटे गार्ड गधेरों में अगर छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई जाए हर एक गार्ड गधेरे में। और मेरा सुझाव यह है सरकार को, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं कि देश के अंदर जितने लाखों लाख एनजीओ चल आ रहे हैं, ये काम एनजीओ को दो ताकि उनका काम दिखाई भी दे। एक एक गार्ड गधेरे का प्रबंधन, वहां का निर्माण, वहां क्या क्या, सबके सुझाव भी लो कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण खत्म हो सकता है, कैसे प्रदूषण को रोका जा सकता है, गंगा को गंदा होने से रोका जा सकता है। एक एक एनजीओ को अगर एक एक गधेरे का काम दे दिया जाए और जो वहां की जनता है उनको उनके साथ जोड़ दिया जाए तो कैसे नहीं होगा काम, होगा। अभी आपने भी महसूस किया है कि जब तक रख रखाव, जब तक प्रबंधन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तब तक घोषणाएं कोरी रह जाएंगी। और हम तो घोषणाओं के लिए, जो भी व्यक्ति, जो भी सरकारें घोषणा करने में जल्दबाजी करती है, या घोषणा करने में या किसी काम में जो जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी तो मुझे याद आता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावा और काम बिगाड़े आपनो और जग में हो तसाए। तो अभी कई घोषणाएं हुई, अभी तो किसान जो
जिसको हम प्रणाम करते हैं सुबह, जिसको अन्नदाता कहते हैं, उन पर जो कुठाराघात हुआ है वो भी एक घोषणा का पार्ट है। और आज देश के अंदर, पूरे देश में आज मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ गंगा की, सूरवीर सिंह सजवान जी, लगातार हमने बहुत सारी चीजें आपसे पूछी, लेकिन अतिक्रमण पर आप भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाना तो हर किसी के हाथ में, सवाल उठा देना अपने आप में बड़ा आसान है। कल्याण सिंह रावत जी, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारी चीजें अभी हमारे पास हैं, अब अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, देखिए घोषणाओं को लेकर तो उंगलियां उठती रहती हैं कि घोषणाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, या वो जो घोषणाएं हुई हैं वास्तव में वो धरातल पर कब तक आएगी। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि क्या वास्तव में जो घोषणाएं हो रही हैं वो उस तरीके की घोषणाएं हैं जो धरातल पर आ सकती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को देखते आ रहे हैं और उत्तराखंड बहुत सारी चीजें मैं कहता हूं झेलता भी है, जैसे पर्यावरण के नाम पर बहुत सारी चीजें झेलता है और फॉरेस्ट के नाम पर बहुत सारी चीजें झेलता है, क्योंकि सारी जो जिम्मेदारी है, चाहे वो गंगा को स्वच्छ करने की हो, पर्यावरण बचाने की हो, जंगल बचाने की हो, वो सब उत्तराखंड की है। और उसको लगातार कहा भी जाता है कि सारी जो भागीदारी है वो उत्तराखंड की उसमें होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें इन विगत वर्षों में हुई है, चाहे वो जमरानी बांध की बात हो, चाहे लखवार बांध की बात हो, चाहे वो 2-3 मेडिकल बड़े कॉलेज की बात हो, चाहे वो जो सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन की बात हो, और या वो ऑल वेदर रोड की बात हो, और उसके बाद गंगा की बात हो, केदारनाथ के अंदर जाके प्रधानमंत्री का जाना हो, बहुत सारे ऐसे विषय इन विगत वर्षों में हमें देखने को मिले कि लगातार, अब आप उसे कैसे कहेंगे कि यहां कुछ नहीं हो रहा है? जी, कैसे देखते हैं आप सारी चीजों को? नहीं, गंगा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अगर गंगा को बचाना है तो हमें हिमालय को भी देखना होगा और हिमालय को भी बचाना होगा, क्योंकि गंगा का उद्गम ही हिमालय है और हिमालय नहीं बचेगा तो फिर गंगा भी कहाँ से रहेगी। इसलिए हिमालय की तरफ भी हमें देखना होगा। और हिमालय कोई छोटा एक चमकता हुआ पहाड़ नहीं है, हिमालय एक बहुत समग्र है। उसका बहुत आपके शिवालिक तक जो है हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं। उसका मध्य भाग जंगलों से भरा है, ऊपर बर्फ से ढका हुआ है और नीचे बड़े बड़े सदाबहार वन हैं। और ये सारे जो वन हैं, ये नदियाँ, इनसे भी नदियाँ निकलती हैं और ये गंगा को देती हैं। हमारा ये है कि हमारे उत्तराखंड में काम बहुत हुए हैं, काम चल भी रहे हैं, और ये काम तभी चल सकते हैं जब सब लोग इसमें सहभागिता करें। अगर सरकार ने कोई काम उठा करके रख दिया और हम कोई भी आदमी उस काम की तरफ नहीं देखेगा तो काम तो वैसे भी ठप हो जाएगा, फिर उसकी गुणवत्ता भी नहीं रह पाएगी। इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सामने कोई काम किया जा रहा है, कोई बड़ी योजना बन रही है, तो उसके प्रति उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि उस योजना के प्रति वो देख रेख करें, उसमें जो गड़बड़ी आ रही है उसके प्रति सजग रहें और उसकी सूचना देते रहें, ताकि वो काम आगे बढ़ता रहे। मेरा कहना यह है कि हम ये पूरे सब बातें कर रहे हैं, गंगा की बातें कर रहे हैं, गंगा प्रदूषित हो रही है, लेकिन अभी हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि अभी हम और राज्यों को गंगा, उतनी प्रदूषित गंगा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि गंगा में जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत लाभदायक होते हैं, अन्य और खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर जाते हैं, वो ऋषिकेश हरिद्वार तक अभी पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आगे जाकर के इनकी संख्या बहुत घट गई है। तो हम लोग जो देवभूमि के लोग हैं, हमने तो अभी गंगा को निर्मल और वो रखा ही है। और जगह जगह जो बांध बन रहे हैं, बांध से भी हमको लाभ मिल रहा है। और हमारा ये है कि अब छोटे छोटे गाड गदरे हैं जो उनको अभी कहीं योजना में लाया जाए, उनके छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, योजना नहर की बनाई जाए, क्योंकि आने वाले समय में नदी गंगा तो बहती रहेगी, लेकिन हमारे लिए पानी कहाँ से मिलेगा? पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे उत्तराखंड में होगी। हमारे यहाँ से इतनी नदियाँ जा रही हैं, लेकिन हम लोग आने वाले समय में कहीं तीसे न रह जाएं, प्यासे न रह जाएं, इसकी तरफ भी देखा जाना चाहिए। ऐसी योजनाएं बने जो गंगा को भी संवारे और यहाँ के जीवन को भी संवारे, ऐसी योजनाएं यहाँ बननी चाहिए। और उनके लिए हम माननीय मोदी जी के लिए आह्वान करते हैं कि इस तरह की कुछ योजनाएं
जिनमें नवयुवकों को भी रोजगार मिले, हमारे छोटे छोटे गाड़ गदरों का भी उपयोग हो सके और हम गंगा को निर्मल ढंग से जो है आगे अन्य राज्यों तक भेज सकें, ये हम हमारे उसमें देखा जाना चाहिए, क्योंकि यही गंगा है। सिंह रावत जी, यही है कि जल संचय पे हमें ध्यान देना होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर कई बड़े अभियान शुरू हुए। इस अभियान में पैसा भी बहा, लेकिन गंगा स्वच्छ नहीं हो सकी। 6 बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ जिस तरह इस नई सोच के साथ इस पर काम किया जा रहा है, उससे उम्मीद है और उम्मीद भी बड़ी है। सबसे अहम बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग में एक काम हो रहा है और गंगा की स्वच्छता के प्रति वे संकल्पबद्ध है। माना जाना चाहिए कि आने वाले समय में गंगा का रूप निर्मल होगा, लेकिन यही हमें भी जो अपनी सहभागिता है वो देनी होगी और आने वाले समय में जल संचय करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम लोग अतिक्रमण कर बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करे जा रहे हैं, चाहे वो कल्याण सिंह रावत जी बता रहे हों, चाहे वो और दूसरे लोग बता रहे हों, कि जो हमारे अपने जो छोटे छोटे नाले, जो गधेरे, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने सोचा ही नहीं, उनको ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस गंगा को स्वच्छ करने के लिए हमें भी अपना योगदान देना होगा। आज के विषय में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।